हेलो एवरीवन, मेरठ का देसी तड़के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। जब भी फलाहार वाला व्रत हो, इस रेसिपी को आप बना के इसका आनंद ले सकते हैं। इसे सब बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही हल्की फुल्की और स्वादिष्ट रेसिपी है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने हरा धनिया साफ करके धो लिया है। इसमें 2 हरी मिर्च, अमचूर पाउडर, जीरा और जो भी नमक आप खाते हो व्रत में उसे आप ऐड करके थोड़ा पानी मिलाकर इसे पीस लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने चटनी पीस ली है। व्रत में आप जो भी खाते हो उस हिसाब से इसमें मसाले डालिएगा। तो यहाँ अभी इसे हम साइड में रखते हैं और उबले हुए आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ मीडियम साइज के मैंने 6 आलू लिए थे। 5 से 6 आलू उसको मैंने 50-50% 2 हिस्सों में बांट लिया है और एक हिस्से में ऐड किया है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें चाहो तो धनिया पाउडर या गरम मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जो भी व्रत में खाते हो उस हिसाब से इसमें मसाले आप मिला सकते हैं। बिल्कुल हल्का फुल्का बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी है और मेन है व्रत में सबसे ज्यादा मेरे घर में पसंद की जाती है। 10 चीजें ना बना के ये एक चीज बनाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं व्रत में। तो इसलिए इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ इसे थोड़ा मिला लेते हैं और इसे रखेंगे हम अभी साइड में। और जो बाकी का आलू है उसमें लेना है हमें कोटू का आटा। इस आटे को 2 तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, जैसे 1 कटोरी कोटू का आटा और 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा मिला सकते हैं। क्योंकि कोटू गर्म होता है और सिंघाड़े की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो उसे बैलेंस करने के लिए दोनों आटे को आलू में मिलाकर भी इस चीज को बना सकते हैं। हल्का सा नमक मिला के इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर इसका डो तैयार कर लीजिएगा। और इसे हमें तब तैयार करना है जब आपको व्रत खोलना हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा पहले या 30 मिनट पहले इस डो को लगा दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको व्रत खोलना हो उससे 5-10 मिनट पहले आप इसे तैयार कीजिएगा। क्योंकि ये जैसे जैसे इसे डो को टाइम होगा वैसे वैसे ये पतला होने लगेगा और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करारे नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसको हैंड टू हैंड आटे को हमें सेट करना है। तो आप देख सकते हो बढ़िया से हमारा आटा ना तो टाइट करना है और ना ही इसे पतला करना है, बिल्कुल नॉर्मल हमें डो लगाना है। तो यहाँ रख लेते हैं सबसे पहले तवा। और तवा रखते ही क्या करना है, सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट्स करना है आपको कि आप शिवरात्रि का कौन कौन व्रत है, किस किस का व्रत है। क्योंकि शिवरात्रि स्पेशल ये रेसिपी है, क्योंकि कल शिवरात्रि है और इसलिए एक दिन पहले रात को ही मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप इस रेसिपी का आनंद ले सकें। बहुत ही कम समय में बन जाती है। सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि यदि आप रसे वाली सब्जी बनाएं, सूखी सब्जी बनाएं, रायता बनाएं, फिर पूरी कचौरी बनाएं और थक जाएं व्रत में, क्योंकि व्रत किया जाता है, यदि उपवास हमने रखा है तो भगवान की पूजा पाठ में पूरा टाइम लग जाता है। तो इस वाली रेसिपी में बहुत कम टाइम लगता है। मेन है बिल्कुल इसे खा के फुल हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे और बहुत कम समय में बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसलिए रात को ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप कल इसका आनंद ले सकें। नवरात्रि हो या शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, फलाहार का कोई भी व्रत हो, उसमें इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले गौ माता का हम पराठा बना लेते हैं।
इस पराठे को बनाने के लिए हमें 2 बिल्कुल बराबर के पेड़े लेने हैं और इसे इस तरीके से थपथपा के हमें नीचे चकले पे सूखा आटा ज़रूर लगाना है ताकि आटा चिपक ना जाए। और ये 2 पेड़े मैंने इस तरीके से इसको फ्लैट कर लिए हैं और बीच में लगानी है हमें आलू वाली स्टफिंग। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है और कम भी नहीं लगानी है क्योंकि हम सब्जी वगैरह तो बना नहीं रहे हैं। बिल्कुल एक ही पराठे में हर चीज़ का आपको मज़ा मिलेगा। आपको सब्जी बनाने की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आलू भरा हुआ है। आटा भी हमने आलू से तैयार किया है और बहुत ही फर्स्ट क्लास ये हमारा पराठा बनके कोटू का तैयार हो जाता है। इसे आप चाहो तो सिंगाड़े के आटे से भी बना सकते हैं। आपको कोटू पसंद नहीं है या सूट नहीं करता है तो आप पूरा पराठा आप सिंगाड़े के आटे से बना के तैयार कर सकते हैं। और यदि बाकी आपको फुल रेसिपी चाहिए उसमें सब्जी भी हो, पराठा, पूरी, कचौरी तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे उपवास करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कोई भी रेसिपी उसमें खीर वगैरह सब कुछ है व्रत की। तो इस तरीके से देखिए सूखा आटा लगा के मैं थपथपा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना तो पतला बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है। आटा बिल्कुल परफेक्ट है तो इसलिए बढ़िया से बन रहे हैं। केवल आटे को हमें रखना नहीं है डो लगा के। तो यहाँ गाय का बनने वाला है। फिर हम बना लेते हैं अपने पराठे। जैसे मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ ठीक उसी तरीके से आप इसकी पूरियाँ भी बना के तैयार कर सकते हैं। छोटे साइज में इसे बेलिए या थपथपा के इसे बिल्कुल जैसे घी में हम दाल कचौरी वगैरह फ्राई करते हैं ठीक उसी तरीके से इसकी कचौरियाँ भी बन जाएंगी। तो यहाँ गाय का पराठा निकल चुका है साथ में तरबूज। जब भी व्रत रखें जो भी चीज़ खाएं गाय को ज़रूर निकालती हूँ। तो चलिए बाकी के पराठे भी बना लेते हैं। यहाँ मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी, जो भी आपको आसान लगे वैसा आप बना लीजिएगा। तो 2 पेड़े में इस तरीके से स्टफिंग लगा के बनाएँगे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपके पेड़े बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आपने बड़ा पेड़ा तोड़ लिया और एक छोटा तोड़ लिया, तो दोनों ही बराबर तोड़िएगा। और स्टफिंग जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। आपको पराठे बनाते टाइम एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि यदि आपकी स्टफिंग सॉफ्ट है तो आटा भी आपको सॉफ्ट लगाना है। ऐसा नहीं है कि आलू आपका सॉफ्ट है और आटा आपने बहुत ज़्यादा हार्ड लगा लिया तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर हर कोने में आपकी स्टफिंग अच्छे से नहीं लग पाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आटा भी सॉफ्ट होना चाहिए और आलू की जो स्टफिंग है वो भी आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। आपको बहुत सफाई से और बहुत ध्यान से ये दोनों पेड़े जॉइंट करने हैं ताकि आलू की स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। यदि आलू की स्टफिंग बाहर निकलेगी, यदि घी को स्पेस मिल गया तो घी हमारा अंदर चला जाएगा और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसलिए किनारों को बहुत अच्छे से सफाई से इसको एकदम चिपका के तब इसको पराठे को बढ़ाइएगा। ये देखिए इस तरीके से इसको बेलन से भी आप बेल सकते हैं। अभी मैं आपको बेल के दिखाऊंगी। इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है हमें, नॉर्मल लो टू मीडियम फ्लेम पे कुरकुरा होने तक इसे सेकना है। इसे जब आप व्रत में जो भी खाते हो देसी घी रिफाइंड वो लगा के और इसे बढ़िया से सेकिए। और मेरा कहना मानिए तो इसे देसी घी में सेकिएगा, देसी घी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो इसे दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। और अब जो मैं बताने वाली हूँ यदि वो आपको पसंद आए तो उस तरीके से बनाइए या वो आपको हार्ड लगता है तो फिर इस तरीके से बनाइए। दोनों में से कोई भी बनाइए लेकिन बनाइएगा जरूर, बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरीके से जैसे कटोरी बनाते हैं तो स्टफिंग इसमें भी आप भर सकते हैं क्योंकि अधिकतर सभी को इसी की आदत होती है। तो ये पराठा इस तरीके से भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है
तो इसलिए मैं सारे पराठे वैसे ही बनाती हूँ, इसे तो बहुत कम बनाती हूँ। तो इसे थपथपा लेते हैं और इस पे सूखा आटा लगाकर बेलन से भी बेल सकते हो, क्योंकि जो 2 वाले हैं, 2 पेड़े जिसमें लिए हैं उसे आप बेलन से मत बेलिएगा, हाथ से पहले चारों तरफ से जॉइंट कर लीजिएगा और हाथों से थपथपा के कीजिएगा। इसमें जॉइंट वाली कोई कंडीशन नहीं है, तो इसे बेलन से आप बेल सकते हैं। तो दूसरा पराठा भी बन गया है हमारा, इसे भी बढ़िया से सेक लेते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। और आप जल्दी जल्दी से कल व्रत रखिएगा और इस रेसिपी का जरूर आनंद लीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, पराठे तो हमारे सिकते रहेंगे। तो यहाँ आ चुकी है धनिए की चटनी। जब भी व्रत होता है मैं इस चटनी को जरूर बनाती हूँ, चाहे भुने हुए आलू बनाऊं या पकौड़ियाँ बनाऊं या पराठे बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, ये वाली चटनी मैं जरूर बनाती हूँ। क्योंकि इसमें अचार वगैरह तो हम खा नहीं सकते हैं, चटनी बिल्कुल बेस्ट होती है। तो इस तरीके से ये पराठा बनाइए। इसकी स्टफिंग देखिए, इसे बनाने के बाद क्या लगता है आपको कि हमें सब्जी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ती है। बिल्कुल ताजा दही लीजिए, चटनी लीजिए और साथ में ये कोटू के स्टफ पराठे, बहुत ही गजब का ये उपवास खोलने के लिए एक माध्यम है। तो इसको बनाइए और इसका आनंद लीजिए और अपना उपवास को खोलिए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रात में इसलिए मैं पोस्ट कर रही हूँ ताकि अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स वगैरह को आप शेयर कर सको। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।